अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबके लिए वो जो शिफा ने कहा वेरी गुड मॉर्निंग, तो बस फिर ठीक है जी, मेरी तरफ से भी वेरी गुड मॉर्निंग। और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा, खैर खैरियत से हैं? आपकी तबीयत जो है वो ठीक रही कल? बिल्कुल ठीक रही, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक था। पहला दिन मेरा बड़ा अच्छा था, एक्साइटेड भी थे। ज़ाहिर है आप जब बंद होते हैं और वहाँ से जब आपको आज़ादी मिलती है तो फिर वो एक अलग ही समा होता है। लेकिन ये है कि कल मैं बातें करी थी, सबको कोविड नामा जो हम सुना रहे थे, तो उसमें मुझे किसी ने बाद में नीचे लिखा कि आपने सब बातें तो बता दी लेकिन शायद आपने ये नहीं कहा था कि आप नेगेटिव होके बाहर निकली है। मैंने कहा भाई 2 साल से कोविड पे डिस्कशन चल रही है तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि नेगेटिव होकर ही मैं बाहर निकलूंगी। लेकिन वैसे वाकई उस बंदे का पॉइंट ठीक था कि बहुत से ऐसे कौन बाहर निकल आएगा। हाँ, लेकिन शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अभी भी नहीं शायद पता हो या समझ में ना आया हो, तो नेगेटिव होके टेस्ट वेस्ट करा के मैं बाहर आई हूँ। मैं ये मेक श्योर किया है कि मुझसे अब आगे किसी को ना फैले। अभी भी मैं मास्क वास्क लगाती हूँ, कोई पता नहीं इसकी कोई हद। ये बात हुई है, ये बात आपने की थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अच्छा। ये बात आपने बिल्कुल की थी, नेगेटिविटी वाली बात मुझे अच्छी तरह याद है। बिल्कुल, अरे मुझे याद है, बिल्कुल याद है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, नाज़रीन गवाह आ गया। कही हो, बिल्कुल नाज़रीन गवाह आ गया। और आप जी गवाह आ गया, बिल्कुल। और वैसे भी आज भी देख लें आप कितनी हशाश बशाश लग रही है। मतलब आप आई हैं बीमारी से लेकिन स्टाइल पूरे हैं आपके भाई, स्टाइल पूरे हैं। अब ऐसे वो तो फिर देखें, दुनिया तो चलने का नाम है ना। बिल्कुल सही है, लेकिन इस चलते चलते में अक्सर औकात इंसान की आंख खुल जाती है। ये जो जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है ना कि आपकी आंख खुल जाती है। आप बताएं, इंसान की आंख कब खुलती है? आंख तब खुलती है जब धोखा खाता है, मेरा ख्याल है किसी से। जब महबूब को किसी दूसरे के साथ देखता है तो ख्याल आता है अरे ये तो लव वाज ब्लाइंड। चले सही है, ये तो एक आपने मौका बता दिया। लेकिन असल में मैं तो इस चीज़ पर आना चाह रहा था कि काम की बात जो थी हमारी, इंसान की आँख कब खुलती है। वो बहुत सारे लोग कहेंगे इंसान की आँख कब खुलती है, जब वो धोखा खाता है। इंसान की आँख तब खुलती है जब उसे हकीकतों का एहसास होता है। इंसान की आँख तब खुलती है जब वो किसी मुश्किल में आता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान की आँख जो है वो उस वक्त खुलती है जब वो सुबह उठता है। हर वक्त क्या अब आप फलसफियाना बात करें यार, छोड़े। मैं दरमियान में आपने जो ये इतनी तमीज़ बांधी, आखिर में मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ऐसी यही बात करने लगा है अब। कि जब सुबह उठेंगे तभी आंख खुलेगी ना, और कब आंख खुलती है? सोते में तो आंख नहीं खुल सकती। बिल्कुल नहीं खुल सकती। कभी कभी रात में होते हैं, इंसान अचानक उठता है, उसकी आंख खुल जाती है, वो सोचता है कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा भी होता है, बिल्कुल उस वक्त भी आंख खुलती है नाजरीन। तो 2 मौकों पे जिंदगी में आपकी आंखें खुलती हैं, एक सुबह जब आप उठते हैं और एक रात को जब नींद टूटे तो ये आंखें आपकी खुलती है। तो ये 2 मौके तो खास तौर पे आंख खुलने वाले अवैस ने जो है आज निशानदेही की है प्रोग्राम में। अच्छा, हम जल्दी से मौसम की तरफ चले जाते हैं। और फिर मौसम मेरा काम की बात की जगह एंटरटेनमेंट की जगह दिल चाह रहा था। मौसम हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट हुआ है, बिल्कुल हम अम्यूज़ हुए हैं। तो हम जल्दी से ज़रा मौसम की तरफ लेकर चलते हैं आपको। मौसम के बाद फिर दोबारा हम अवैस की तरफ जाएंगे कि अवैस क्या लेकर आए हैं, किधर से बाकायदा तौर पर सब्सटेंशियल बातों का आगाज़ करेंगे, कहाँ से लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, कौन सी ऐसी बात है जो ख़ास तौर पर अवैस लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मौसम, इस्लामाबाद कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और सनी है जी। मौसम बादल कोई नहीं है, तो एंजॉय करें, ज़रा खुद को गर्म रख के ज़रा वॉक पे निकल जाएं। लाहौर कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर इज़ क्लाउडी। उसके बाद जी कराची कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ ऑल्सो क्लाउडी। बारिश होगी या नहीं होगी ये हम कल अवैस से पूछेंगे। फिर जी पेशावर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ ऑल्सो सनी। और क्वेटा कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पर भी सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। और अब आते हैं अवैस की तरफ, बल्कि जाते हैं अवैस की तरफ, आते नहीं है, जाते हैं अवैस की तरफ। जी अवैस, ओवर टू यू। जी आना जाना लगाए रखें जी, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, खबरों की तरफ लेकर जाता हूँ। पहली जो खबर है हमारी
वो है दीन इस्लाम के हवाले से, और कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इस्लाम इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। और ये जो एक बैनुल-अक़वामी जायज़ा था ये हुआ था, और पीयू रिसर्च सेंटर है ये, PEW, उन्होंने जब ये एक एनालिसिस किया और गुज़िश्ता कई सालों से वो ये एनालिसिस कर रहे थे, तो उस वक्त जो है इस एनालिसिस का जो रिज़ल्ट सामने आया उसमें ये बात सामने आई कि इस वक्त इस्लाम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है, और इस सदी के इख्तिताम तक जो मुसलमानों की आबादी है दुनिया में वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा तादाद इस दुनिया में होगी मुसलमानों की। और ये अमेरिकी थिंक टैंक है पीयू रिसर्च सेंटर, उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली इस वक्त जो है वो दुनिया की आबादी का 23% हिस्सा है मुसलमानों का, और सन 2050 तक ये 30% तक पहुंच जाएगा, और दुनिया में हर तीसरा शख्स जो है वो मुसलमान होगा। और इस वक्त जो है वो अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो ईसाईयत सबसे बड़ा मज़हब है दुनिया का, क्योंकि उनके जो मानने वालों की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस्लाम तेज़ी से ईसाईयत की जगह ले रहा है। और ये भी बताया गया कि मुसलमानों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो इंडोनेशिया में है, लेकिन हिंदुस्तान के जो मुसलमान घराने हैं वो भी बहुत तेज़ी से उनमें आबादी बढ़ रही है, और 2050 के बाद जो है वो ये भी सिलसिला शुरू हो जाएगा कि इंडिया जो है, जो कि अभी एक हिंदू डोमिनेंट रिलीजन जो नेशन है, वो 2050 के बाद उसके स्टैटिस्टिक्स चेंज होना शुरू होंगे और वहाँ पर मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ना शुरू होगी, और कोई तकरीबन 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी ये आबादी। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आए हैं। और एक ख़ास बात जो आबादी के बढ़ने का जो तनासुब बताया है वो ये बताया है कि हर मुसलमान खातून के एवरेज औसतन 2.9 बच्चों की तादाद होती है, 2.9, और जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें जो बच्चों की तादाद होती है वो 2.2 होती है। तो इस वजह से मुसलमानों की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और एक और ख़ास बात थी कि ज़्यादातर तादाद जो मुसलमानों की है वो है जवानों की, तो जो नौजवान और जवान तबका है दुनिया में किसी भी रिलीजन के हवाले से वो भी मुसलमानों का है। बिल्कुल ठीक है अवैस, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो ओपनिंग आपने की है हमारे न्यूज़ स्टोरीज़ की। लेकिन नाजरीन उससे अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी स्टोरीज़ और अवैस मज़ीद अपनी स्टोरीज़ लेके आने से पहले आपको लेकर चलते हैं एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बल्दियाती इंतखाबात में जो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी रही है उसके हवाले से उनके बयानात सामने आए हैं। एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में नाजरीन 15 मार्च 2019 को एक गैर मामूली दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। इस वाक़े में वहाँ पर कायम 2 मसाजिद अल नूर मस्जिद और लेनवुड मस्जिद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब बड़ी तादाद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में मौजूद थे। हमलावर ने पहले अल नूर मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग की, जिसे उसने अपने सर पर नस्ब कैमरे के जरिए फेसबुक पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया। इस हमले के दौरान वीडियो में देखा गया कि एक शख्स ने हमलावर को रोका और इसी कोशिश में शदीद ज़ख्मी हो गया, मगर उसने हमलावर को रोकने की कोशिश तर्क नहीं की। ये शख्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नईम रशीद थे और अब न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से मुल्क के आला तरीन बहादुरी अवार्ड न्यूजीलैंड क्रॉस से नवाजा गया है उन्हें। और इसके अलावा एक और हमलावर जो हमलावर था उनको एक और शख्स ने भी रोकने की कोशिश की थी और उसने भी उनका बड़ा मुकाबला किया था, वो लकीली बच गए थे। और अफ़गान शहरी हैं अब्दुल अज़ीज़ साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर उस वक्त जो पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर थे डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो न्यूजीलैंड क्रॉस जीतने वाले पहले पाकिस्तानी जिनको हम कहेंगे जीतने वाले या नवाजे जाने वाले, उनकी अहलिया अम्बरीन रशीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अज़ीज़ साहब को भी न्यूजीलैंड क्रॉस से नवाजा गया है। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। आप तीनों को बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तीनों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम अमरीन साहिबा की तरफ जाते हैं। अमरीन साहिबा, सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी और आपके
बेटे के लिए भी अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत का मर्तबा अता किया। और ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि शहीद जो हैं वो ज़िंदा होते हैं और अल्लाह ताला ने उससे बड़ा मर्तबा कोई नहीं रखा है दुनिया वालों के लिए। शहादत ही जो है वो मकसद होता है और उस मकसद में आपके बेटे और आपके जो शौहर थे वो उस लेवल तक पहुँचे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला मकाम अता फ़रमाए। अमरीन साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से, तो इस हवाले से ये कैसा लम्हा था जब ये अवार्ड रिसीव किया गया और क्या एहसासात थे? जी, अभी तो इसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद इसकी मतलब सेरेमनी होगी। तो वो जो है मतलब अभी सिर्फ उन्होंने अनाउंसमेंट की है अवार्ड की और लिस्ट बताई है कि तो ये जो अनाउंसमेंट जी जी इसी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है तो गवर्नमेंट का ये जो एक कदम है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एक महाज है जो कि सारी दुनिया में लड़ा जा रहा है, और उस हवाले से आप न्यूजीलैंड की हुकूमत ने यह कदम उठाया है कि उन हीरोज़ को ऑनर किया गया है। तो उस हवाले से आप लोगों को जब ये ख़बर मिली तो उस वक्त क्या जज्बात थे, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम है और मतलब कि ये मुसलमानों के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है और मतलब उन्होंने इतनी मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और मुसलमानों को उन्होंने एक तरह से बताया कि मतलब ये मतलब हार ही है ना नफरत करने वाले लोगों के लिए। और ये जो है ये मतलब सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए और हर उस इंसान के लिए जिसके दिल में मोहब्बत है, क्योंकि मेरे मियाँ ने, मेरे हस्बैंड ने जो ये मुकाबला किया उस दहशतगर्द का, वो इसलिए किया कि वो उनके दिल में मोहब्बत थी और वो बचाना चाहते थे लोगों को। और ये एक अमन का, वो हमारे साथ नहीं है मगर उन्होंने सारी दुनिया में एक अमन का पैगाम दिया है। ये सारे दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम है और उनका ये अवार्ड मिलना भी एक अमन का पैगाम है सारी दुनिया के लिए कि शिकस्त सिर्फ नफरत करने वालों के उस दिन के बाद, उस वाक़े के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा वाक़या था और उसमें आपके बेटे और शौहर जो है वो शहीद तो हुए, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई होगी। एक तो ये कि लोगों ने आपके साथ जो है वो क्या वहाँ पर रिस्पांस रखा, क्या रवैया रखा, और किस तरीके से वो जो इस्लाम का एक इमेज दुनिया के सामने आता है वो कैसे तब्दील हुआ आपके हवाले से? जी, मेरे लिए, अपने लिए तो एक ऐसे है जिस तरह से एक इंसान बगैर बाजुओं के रहता है, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे एक बहुत बड़ा जख्म है मेरे दिल पे। मगर ये है कि एक मुसलमानों को जो एक दुनिया में उस शख्स की एक ऐसी बड़ी हार हुई है कि सारी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। सारी और उस हार में आपके शौहर का एक कलीदी किरदार है, बहुत अहम किरदार है। अल्लाह ताला जो हैं आपको बहुत सब्र दें। अमरीन, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोग कितने अरसे से न्यूजीलैंड में मुकीम थे? हम तकरीबन 11 साल से मुकीम थे और मतलब इस वाक़ये के बाद जितना इस्लाम का हर कोई जानता है, अब आप कहीं पे भी जाओ हर एक को पता है हलाल फूड का है, हर एक को पता है इस्लाम क्या है, मतलब एक अमन का पैगाम। डर लगता है आपको अमरीन इसके बाद? जाहिर है इससे पहले भी, अब मेरे अपनी क्योंकि फैमिली में कुछ लोग हैं वो कनाडा में रहते हैं, कनाडा के वज़ीर आज़म का भी बड़ा ओपन रिलीजियस हारमनी के हवाले से एक स्टांस है, हर जगह मंदिरों में वो जाते हैं, मसाजिद में वो जाते हैं, गुरुद्वारों में वो जाते हैं। इसी तरह जसिंडा का भी एक बड़ा प्रॉपर एक रिस्पॉन्स आया, प्राइम मिनिस्टर जो आप लोगों की वहाँ पर हैं। लेकिन डर है आपको जब आप बाहर जाती हैं? कोई खौफ होता है कि इसी किस्म का कोई और अटैक हो जाएगा, कोई आके बदतमीजी करना शुरू कर देगा सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं? बस ये तो वो कहते हैं ना कि क़यामत के करीब इस्लाम को के ऊपर अमल पैरा ऐसे होने की ऐसे होगा जैसे कि हाथ में अंगारा पकड़ना। तो मगर हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में अल्लाह हमेशा रहेगा और हम किसी से डरते नहीं, हम मुसलमान हैं। ये हमारी सबसे बड़ी एक जो मतलब बेखौफी है
हमारे दीन की वजह से है, क्योंकि हम कुछ भी हो जाए हम अपने दीन पे कायम रहेंगे, हम जो है इस्लाम पे कायम रहेंगे, हमें कोई नहीं डरा सकता, हम मुसलमान हैं, हम बहादुर हैं। अच्छा, और एक और सवाल बड़ा अहम, आप तो क्योंकि ज़ाहिर है इतने अरसे से वहाँ रहते हैं, वहाँ के मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, हम उस तरह से बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते। वहाँ पर इससे पहले क्या इस्लामोफोबिक इस किस्म के अटैक्स या हेट क्राइम बेस्ड ऑन रिलीजन, इस किस्म के वाक़यात की खबरें आती रहती थी? क्योंकि अगर बरतानिया की बात करें, बरतानिया में तो ये हेट क्राइम बहुत ज़्यादा है और बड़े अरसे से है, ये अभी की कोई बात नहीं है। तो वहाँ आती थी इस तरह की खबरें? जी जी बिल्कुल होती थी, पहले भी होती थी, और फिर ये है कि इस वाक़े के बाद तो फिर ज़्यादा मंजर आम पे आई और पता चला कि पहले काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स होती रही हैं, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है और अपोलोजाइज किया है इसके बारे में कि इस तरह से हुआ। और मतलब पहले उन्होंने की जो है ज़्यादा मुसलमानों पे पर सर्वेलेंस होती थी, मगर ये कि अब जो है उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है कि मतलब बाकी लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए, ताकि फिर इस किस्म का कोई वाकया ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही। हम अब्दुल अजीज साहब की तरफ भी जाते हैं। अब्दुल अजीज साहब, आप भी क्राइस्ट चर्च के हीरो हैं, आपको भी ये बहुत बड़े अवार्ड से, तो वो हमारे लिए रुकी हुई थी, हमने उनकी बड़ी थोड़ा टाइम ले लिया, तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अमरीन साहिबा, आपने वक्त निकाला, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सब्र और इस्तिकामत दे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे वाक़यात से हमें महफूज रखे। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा। जी अवैस। बिल्कुल, और एक और दुआ भी यही है ना कि हम सबको अपने दीन पर साबित कदम और इस्तिकामत के साथ रखें। ये बड़ी अहम बात है, जिस तरीके से हमारे सामने ये मिसालें हैं। बिल्कुल। अब्दुल अजीज साहब, आपकी तरफ आते हैं। अब्दुल अजीज साहब, आपने भी वो जो एक जब उस दहशतगर्द को देखा और आपने उसको रोकने की कोशिश की, थोड़ा सा वो लम्हा अगर हमारे नाज़रीन के सामने बयान करें, वो क्या सिनेरियो था कि जब एक दहशतगर्द आपके सामने आ रहा है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को वो कत्ल कर दे, लेकिन आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए सामने खड़े हो जाते हैं उसके, वो क्या वाक़यात, थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन के लिए समझा दें। क्योंकि उस दिन जब हम लोग ना मस्जिद में थे, जब ये वाक़ा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को सिर्फ अल्लाह से डर है, इंसान से नहीं है। और जब वो फायरिंग कर रही थी, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब अगर हम उसको देखा नहीं था, बट आवाज़ इतना वो ज़्यादा थी तो सब लोग डर गया था। जब मैं बाहर आ गया, मैं देखा कि हमारी 2 भाई एक बहन इंसान भी उसको कहना नहीं चाहिए कि वो इंसान नहीं है। कोई इंसान किसी और इंसान के इस बेरहमी के तरह कत्ल नहीं करता है। 2 भाई को शहीद किया था, एक बहन को। जब मैं उसको देखा था तो डर में कुछ डर नहीं थी मुझको, क्योंकि जब वो बेचारा लोगों को मैं बॉडी देखा है कि खून उसके सर से निकल रहा है, डर मुझको कुछ नहीं थी। मुझको सिर्फ अल्लाह से डर है, ना इंसान से, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह से डरता है। बट अनलेस ऑफ कोर्स अगर उस दिन अगर उसको, क्योंकि उसके पास एक और बंदूक थी, अगर वो बंदूक लेकर अंदर आती थी, वो शायद ज्यादा लोगों को शहीद कर देता। बिल्कुल सही है। तो अब्दुल अजीज साहब, इस वाक़े के बाद आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े, आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? ऑफ कोर्स ज़िंदगी में उसी तरह पहले तरह नहीं होती है, क्योंकि जब हमेशा बैठती सोती है वो कही जाती है, वो हमेशा तुम्हारे जहन में रहता है, वही सिनेरियो हमेशा तुम्हारे जहन में रहता है। तब्दीली आती है, बट alhamdulillah, as I said, we Muslim, we whatever happens is with the will of Allah, and we can't do much about it, but of course there will be a big changes in your life. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो आपके अंदर जो हिम्मत है, जो आपके अंदर ये जज्बा है, वो भी अल्लाह की तरफ से ही है, और आपने उसको इस्तेमाल किया और उस दहशतगर्द के सामने खड़े हुए। अब्दुल मालिक साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। ये जो वाक़या हुआ, इस
तरह के वाक़यात के हवाले से जब ये इस वाक़े की रिपोर्ट आई तो उसके अंदर ये बात भी थी कि जी जो हुकाम थे वहाँ के, वो इस्लाम के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से ज़्यादा बातें कर रहे थे, ज़्यादा जो है वो उनका पॉइंट ऑफ कंसर्न था, और फिर तअस्सुब जो था वो भी काफ़ी पाया जाता था उस माशरे में। क्या वाकई ऐसा था? और इसके कोई इस तरह के कोई वाक़यात पहले भी इतनी ज़्यादा शिद्दत से तो नहीं हुए थे, लेकिन क्या लोगों के अंदर तअस्सुब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूजीलैंड अगर आप देखें तो यहाँ की सोसाइटी काफ़ी टॉलरेंट थी, और मुझे न्यूजीलैंड में, मेरा ये एक्चुअली दूसरा टर्म था। मैं न्यूजीलैंड में फ़र्स्ट टाइम जब आया था 2012 में, मैं एज ए डिप्टी हाई कमिश्नर मैंने काम किया था, और मैं सेकंड टाइम एज ए हाई कमिश्नर 2018 में आया था, और मेरे जब मैं यहाँ पे था एज ए हाई कमिश्नर तो ये वाक़या हुआ है। तो मुझे जो न्यूजीलैंड की सोसाइटी में यहाँ पे रहने का और देखने का मौका मिला है, यहाँ उस तरह से अगर आप बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड इज़ ए मच टॉलरेंट सोसाइटी। यहाँ के लोग ज़्यादा टॉलरेंट हैं, डाइवर्सिटी को ये अपना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ जितनी डाइवर्सिटी हो उसको अपनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने कहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट की जो सर्वेलेंस वगैरह थी वो ज़्यादा इनकी मुस्लिम के हवाले से। नेचुरली न्यूजीलैंड इज़ ए स्मॉल कंट्री जी, ये पार्ट ऑफ फाइव आइज़ जो है उसका ये एक हिस्सा है, जो फाइव आइज़ में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूएस है और यूके है। तो ये इनकी जो मेन जो इंटेलिजेंस है वो उससे है, जिसकी वजह से इनके ऊपर मेरा ख्याल है बाहर की तरफ से भी, उन फाइव आई की तरफ से भी एक प्रेशर होता है कि ये मुस्लिम्स के ऊपर ज़्यादा इनकी नज़र थी। लेकिन जब इस वाक़े के बाद ये वाक़या हुआ तो उस वक्त मैंने भी जब अपनी जो मुलाकातें हुई, लोगों से मिला, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने भी, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया कि जो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट था कि जो ये एक्सट्रीमिज़म और ये जो है इसका किसी मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं है, इसका कोई फेस नहीं है। और ये चीज़ हम रियलाइज़ कराने में उस वक्त काफ़ी कामयाब हुए कि ये देखिए एक वाइट जो है सुप्रीमेसिस्ट भी टेररिस्ट है, तो इसका रिलीजन से इस्लामोफोबिया और इन चीज़ों को जो आप लेके आगे आते हैं तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि ये अब वो टाइम नहीं है। अब ये रिलीजन जो है ना, आप इस्लाम को आप जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था उस वक्त, ख़ास तौर पे 9/11 के वाक़ये के बाद, तो मेरा ख्याल है ये उस वक्त हमें वेस्ट को ये चीज़ समझाने में या हमें एक तरह से हमारा ये व्यू पॉइंट जो था हम उनको ये समझाने में कामयाब हुए कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूजीलैंड की सोसाइटी के बाद सर कोई पॉलिसीज में चेंज आया न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड की सोसाइटी इसमें चेंज जो है, इन्होंने एक तो वो गन लॉज इनके थे, वो इमीडिएटली इन्होंने गन लॉज जो थे उनको अमेंड किया और उसमें काफ़ी इन्होंने सख्ती की है। पहले यहाँ के गन लॉज काफ़ी लूज थे, और टेररिज्म के हवाले से जो एक बड़ा इनिशिएटिव न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उस वक्त लिया था उसको क्राइस्ट चर्च कॉल के नाम से याद करते हैं। क्राइस्ट चर्च कॉल ये थी कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया एट द यूनाइटेड नेशंस लेवल, जिसमें फ्रांस इनके साथ था, और इसमें इन्होंने बाकी कंट्रीज, इसमें इस वक्त मेरा ख्याल है कोई दुनिया के मोर देन 50 कंट्रीज जो हैं इसके ग्रुप के मेंबर हैं। बेसिक इसका पर्पस ये था कि जो एक्सट्रीमिज्म और जो टेररिज्म है इसको कंट्रोल करने के हवाले से जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ख़ास तौर पे हेट स्पीच और इस तरह की जो दूसरी वीडियोस हैं या इस तरह के जो मैसेजेस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा था कि जब ये वाक़या हुआ तो उस टेररिस्ट ने डायरेक्टली उस चीज़ को ब्रॉडकास्ट किया था थ्रू फेसबुक, तो ये एक उसके बाद ये चीज़ें अब ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं कि किस तरह से जो मीडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये अपना बेहतर रोल अदा करना चाहिए। एक तो मेरा ख्याल है ये मेजर चेंज आई है जो क्राइस्ट चर्च कॉल के नाम से है। दूसरा ये है कि
न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज जो मुसलमानों की तरफ ज़्यादा बायस थी पहले, कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही सर्वेलेंस वगैरह में रखते थे, अभी जो इनकी क्राइस्टचर्च के वाक़े के बाद जो इनकी रॉयल इंक्वायरी रिपोर्ट थी क्राइस्टचर्च के ऊपर, उसमें इस चीज़ को एडमिट किया गया है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इनसे ये जो है ये इनकी एक तरह से जो थी गलती थी कि ये सिर्फ मुसलमानों पे ही फोकस कर रहे थे, बाकी चीज़ों पे इनका फोकस कम था। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है ये एक बेहतरी आई है कि इनकी अब जो ऑल राउंड जो है ये जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या जो भी टेररिस्ट पॉसिबल टेररिस्ट हैं, इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी उनको ये उस पर अपनी नज़र रख रहे हैं और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो मालिक साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था तो आप पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे न्यूजीलैंड में। जी। हमारी एम्बेसी ने किस तरह से फैसिलिटेट किया था लोगों को, और ये भी बताइएगा कि आपको जब ये खबर मिली कि एक दो मस्जिदों में इस तरह से धमाका हुआ है, अटैक हुआ है, गन फायरिंग हुई है, तो उस वक्त आपके क्या थॉट्स थे इनिशियली, और फिर उसके बाद आपने फौरी तौर पर क्या किया? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जब ये इस वाक़े का हमें पता चला इनिशियली कि एक मस्जिद पे अटैक हुआ है, तो नोबडी कुड हैव थॉट कि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। पहला हमारा ख्याल ये गया कि शायद कोई मामूली सी कोई छोटी सी कोई जिस तरह होता है डेटोनेट हुआ कोई चीज़, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई इवेंट होगा, बट नोबडी कुड हैव बिलीव, क्योंकि न्यूजीलैंड जनरली इज़ अ वेरी पैसिफिक, ये बड़ी एक अच्छी यानी सोसाइटी जो है, बड़ी अमन पसंद सोसाइटी है, तो हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये जिस तरह से ये एक ईवल इवेंट हुआ, इसने उस कॉन्सेप्ट को पहले तो हमारा शटर हुआ। जैसे ही मुझे पता चला एज ए हाई कमिश्नर, ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं देखूं कि हमारे उसमें मुसलमान, ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमने फौरी तौर पे इनिशियली वी वर एक्चुअली, ये क्राइस्टचर्च जो है यहाँ से वेलिंगटन से तकरीबन कोई आप कह लें 400 किलोमीटर दूर है, तो आप इमीडिएटली आपकी रसाई नहीं हो सकती थी। इमीडिएटली गवर्नमेंट ने यहाँ फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी, लेकिन हमने वहाँ जो कम्युनिटी है हमारी, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रब्ता किया और हमने फौरी तौर पे जो है काम किए कि हमने एक हेल्प डेस्क जो है अपने हाई कमीशन में फौरी तौर पे बना दिया, जिसमें हमने यहाँ की न्यूजीलैंड की जो पुलिस की हेल्पलाइन है और उसके जो अलावा इंटरनेशनल रेड क्रॉस की, उनकी हमने नंबर उसमें रखे ताकि जो भी किसी को इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे, और वो हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई हम अपने कम्युनिटी के लोगों से इन टच रहे। इमीडिएटली हम इन टच हो गए, कोई भी मिसिंग पर्सन था हम उसी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर रहे थे। ये मेरी डिप्लोमेटिक लाइफ में 30 इयर्स की आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि मैं समझता हूँ जितना मुश्किल टाइम इस लिहाज से था कि ये एक ऐसा इवेंट था कि बहुत से लोग इफेक्ट हुए थे, और उसमें तो एम्बेसी का रोल, मैं इसमें ख़ास तौर पे ये भी कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें हमें सपोर्ट दी। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो हमसे राब्ते में थे, प्राइम मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने, इनके भी जो हायर लीडरशिप है उनसे टेलीफोन पे राब्ते किए और उनको एश्योरेंस दी कि पाकिस्तान इस वक्त उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़ा है। और जो हमारी हेल्पलाइन थी वो इमीडिएटली हम क्योंकि मैं और यहाँ एक छोटा सा हमारा मिशन है, मेरा एक और ऑफिसर है, मैंने अपने ऑफिसर को इमीडिएटली भेज दिया, मैं दूसरे दिन सुबह वहाँ पहुँच गया और हम जो भी विक्टिम्स थे, गरीब फैमिलीज, उनके साथ हम राब्ते में थे। ये एक मुश्किल टाइम था उनके लिए, उनके जज्बात बहुत बड़े हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ की अपने प्रोसीजर्स होते हैं, वो अपने टाइम से, क्योंकि लोगों का ये जो था उस वक्त बहुत गुस्से में थे कि हमें बॉडीज हवाले की जाएं, लेकिन वो अपने एक प्रोसीजर्स हैं। हम फिर हमारे जाने से ये हुआ कि हमने एक कोऑर्डिनेशन किया, हमने गरीब फैमिली, तो रेस्क्यू और जो रिलीफ ऑपरेशन था उसमें हम पूरी तरह इन्वॉल्व थे। और ये छोटा प्रोसेस नहीं था क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो थे वो बाहर से आना चाह रहे थे, जब उनके वर्षा के लिए जो आना चाह रहे थे उनके लिए फिर हमने कम्युनिटी को, जितनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको एक्टिवेट किया, उसने हमारे लिए उनसे हमने फंड्स बहुत से यहाँ से उनसे जनरेट करवाए, और जितने लोग तकरीबन मेरा ख्याल है
2 दर्जन लोग सही है। बाहर से आए थे, जो तो उन लोगों के लिए रहने का इंतजाम, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग। इसके बाद जो लोग यहाँ से पाकिस्तान में जिनकी बॉडीज को जाना था, उनके लिए जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व थी, वो हमने इमीडिएटली करनी थी। वो तो एक तरह से हमारा आप कह लें हाई बिल्कुल, पूरा एक प्रोसेस था जो कि आपकी तरफ से हुआ, और उस प्रोसेस के बगैर ज़ाहिर है ये काम पूरा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही है सर। फाइनली मैं अब्दुल अजीज साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अब्दुल अजीज साहब, मुसलमान जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं अब्दुल अजीज साहब, उन मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे? वही का अब हमारे इस्लाम जो है एक पीसफुल रिलीजन है। और जब इंसान अल्लाह से डर से, कोई इंसान से ऐसे तो वाक़ात होते रहता है, सब जगह में होता है। We never thought something like this will happen in New Zealand. बिल्कुल। And it's happened, you know. But always, my opinion is like brother Naeem did, you know. You better fight for it than you just die in silence, because unless you can save somebody else or save your life as well, like brother Naeem did, alhamdulillah, they're the best things they had on their life. You know, they became shaheed. I mean, I wish I died on that day, you know, because yes, that, you know, to get shahadat is not easy. It's not easy to get shahadat, but alhamdulillah, they are so lucky they had that shahadat. But you're living now and you can inspire, you know, you can still inspire people. आप लोगों को motivation दे सकते हैं, कि आप लोगों को guidance actually दे सकते हैं कि जब खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द इस किस्म का कोई वाक़या हो तो how should you respond? How should you react when the attacker is attacking you in the middle of too many people? तो आपको क्या करना चाहिए? अब्दुल अजीज साहब, I think you can inspire people highly about talking about it. And thank you very much for joining us, for taking time out for this program today. आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, आपने भी वक्त निकाला। और अगर आप जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नईम राशिद की ब्रेवरी को रिकग्नाइज किया था, और उस वक्त उनको निशाने शुजात है, बिल्कुल जी वो उससे नवाजा था। और वो हमारे यहाँ क्राइस्ट चर्च में, क्योंकि वो ये फैमिली वहाँ पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकती थी, तो हाई कमीशन ने यहाँ पे एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी क्राइस्ट चर्च में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में उसमें डिप्लोमेट्स थे, हमारे यहाँ के लोकल वो यहाँ के मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उनकी क्राइस्ट चर्च के जो मेयर थे वो भी थे, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, बहुत से सिविल सोसाइटी के लोग थे। वो एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप किया था, जो उनकी नईम राशिद के उसकी बहादुरी को रिकग्नाइज करते हुए निशानी शुजात। और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक है, शायद चौथी दफा ये हुआ था कि निशानी शुजात का जो अवार्ड दिया गया था वो उनको दिया गया था नईम राशिद साहब को। तो वो भी हाई कमीशन ने एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी करके उनको उससे नवाजा था। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल अजीज़ साहब आपका, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब आपका, अमरीन साहिबा का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला। वो कहीं ट्रैवल करी थी तो इसलिए उनको हमने ज़्यादा देर अपने साथ नहीं रोके रखा, और आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस किस्म के वाक़यात दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, और इस किस्म के वाक़यात दुनिया के किसी भी मज़हब से रिलेटेड आदमी कर सकता है। इसका इस्लाम से मुसलमान होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया था 9/11 के बाद, बहुत ज़्यादा ये चीज़ शुरू हुई थी, उसको थोड़ी कोताही हमारी थी कि हमने काउंटर नहीं किया सही तरीके से, और उनकी ये जीत थी कि उन्होंने उसे हमारे ख़िलाफ़ आज तक इस्तेमाल करते रहे वो, और अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत से ऐसे ममालिक भी और बहुत से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी जो कि ख़ुद एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट थाट्स रखते हैं, लेकिन वो हमें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो इसको काउंटर करने की कोशिश करें, जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ बताएं कि इस्लाम अमन का मज़हब है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल और हतमी सरकारी नताइज आने से कबल ही सोशल मीडिया पर यह तासर कायम हो रहा था कि तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती जमात की मकबूलियत में कमी आ रही है वहाँ पर। अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। तंजीम साजी जो पार्टी की है उसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं, टिकट्स किस तरह से लोगों को दिए गए उसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के भी बयानात सामने आए हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा बल्दियाती इंतखाबात में ये नताइज बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करते, हमारी मकबूलियत वैसी की वैसी है। तो इस पर हम बात करते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं और वहाँ पर ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो खासी ख़राब नज़र आई है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लोगों की झड़पें हुई, आपस में गोलियाँ चली, एरियल फायरिंग हुई। तो इस सारे मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात तो आला तालीम कामरान खान बंगश साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आपसे ही ताज़ा तरीन ले लेते हैं कि हतमी और फाइनल नताइज में अब क्या सूरत हाल है और कैसी जो है सिचुएशन आपको नज़र आ रही है PTI के लिए भी और दीगर जमातों के लिए भी। जी शुक्रिया आपका शिफा, आपने राब्ता किया, आपने मुझे मदऊ किया। ओवरऑल जो है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं 17 अजला में, और हमारे जो नाराज़ अरकान थे जो कि आज़ाद खड़े थे, उनके अगर वोट्स का तनासुब आप देख लें तो वो सब जमातों से ज़्यादा है। तो एक ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है या जो कुछ भी है, जो प्रोपेगंडाज हो रहे हैं, ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। दूसरी बात जो आपने की है, यकीनन इश्यूज़ आते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो एक इनकम्बेंसी इशू भी आता है, लोगों की नाराज़गियाँ होती हैं। आपके जो वज़ीर आज़म साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो कैंडिडेट की सिलेक्शन थी उसके ऊपर भी इश्यूज़ थे। तो इन सारे मामलात को हम तस्हीह के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। हम अपनी तस्हीह करते रहते हैं हर जगह पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरे सिचुएशन से गुज़रती है। मैं सिर्फ 2015 के बल्दियाती इंतखाबात और फिर 2018 के जनरल इलेक्शंस के हवाले से आपको बता दूं कि 28 अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ 9 या 10 अजला में बल्दियाती इंतखाबात जीती थी 2015 में। सही है। लेकिन अगर आप उसी को देखें तो 2018 में हमारी 2/3 अक्सरियत यानी तमाम अजला में वाज़े अक्सरियत आ गई थी। तो जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन वज़ीर आज़म साहब ने बात की। उसके अलावा आपके तंजीमी मसाइल होते हैं। हमारे इंटरनल पार्टी रिफ्ट्स बहुत ज़्यादा थे कुछ जगहों पे। मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, PTI बमुकाबला PTI थी। हाँ जी, PTI बमुकाबला PTI। मैं शिबली फराज साहब के ज़िले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो आज़ाद कैंडिडेट खड़ा था उन्होंने 25,000 से ज़्यादा वोट लिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही थे। हमारे कैंडिडेट ने 17-18 हज़ार वोट लिए, उधर आज़ाद ने 25,000 लिए। इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू सामने आते हैं। तो एक तो पेशावर में क्या हुआ कामरान साहब? बहुत ज़्यादा पेशावर तो यूथ का, यूनिवर्सिटीज़ का, PTI का एक बड़ा ज़बरदस्त हब था। पेशावर में क्या हुआ? पेशावर में बहुत अजीब सा रिज़ल्ट आया। जो हमारी एक्सपेक्टेशन और जो हमारी पार्टी की अपनी असेसमेंट होती है रेगुलरली, हमारी अभी मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारी असेसमेंट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के साथ हमारा कॉन्टेस्ट था। उसके बाद तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। हमने 4 सर्वेस कंडक्ट किए पूरे पेशावर में इलेक्शन से पहले, पॉपुलैरिटी सर्वेज। उसमें हमारा कैंडिडेट टॉप के ऊपर था। किसी वक्त अगर आप कहती हैं तो फिर आपके साथ मैं वो रिजल्ट शेयर भी कर लूँगा। हमारी असेसमेंट के मुताबिक हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था नेशनल पार्टी के साथ। ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नो वेयर JUI का जो कैंडिडेट है ज़ुबैर अली, वो टॉप पे आ गया। लेकिन उसके भी अवामिल कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अवाम में बहुत बड़े ख़दशात हैं। एक तो अगर आप हमारा और उनका डिफरेंस देख लें, तकरीबन 12,000 वोट का है। उसमें अगर आप ये जहन में रख लें कि 19,000 से ज़्यादा वोट्स रिजेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहला फैक्टर ये है
क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमारा इसी पे चल रहा था कि लोगों में इब्हाम बहुत ज़्यादा है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि 6 वोट्स कैसे कास्ट होंगे। दूसरा, जो विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल की सतह पर जुमाती इंतखाबात करवाने थे, वो भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि जुमाती नहीं होने चाहिए। तीसरा, जो हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट्स आ गई और उसके बारे में फिर फाइनल जजमेंट 30 को आनी थी, तो एक प्रेपरेशन का पूरा पीरियड हमारे पास नहीं था। आखिरी जो सबसे अहम चीज़ है, इलेक्शन से 3 दिन पहले की, एक कैंडिडेट के वालिद साहब ने, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड वीडियोज़ में कहा, पुलिस के साथ उनकी झड़पें हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए। अब ये बात जो है वो अवामी हलकों में बहुत ज़्यादा फैल गई है कि 20 करोड़ रुपए उन्होंने कैसे लगा लिए। हमारे कारकुनान के, हमारे जो मेयर के उम्मीदवार हैं, उनके खदशात ये हैं कि इन्होंने जो पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया है, उसमें इलेक्शन की मैनिपुलेशन हुई है। उसमें हमें इन सारे फैक्टर्स को भी देखना है कि क्या उन्होंने जो पोलिंग अमला है उनको नवाजिशात दी, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उन्होंने काउंसलर्स को अप्रोच किया। तो सर, इस पर आप क्या इसको आगे लेकर जाएंगे, इस बात को कॉन्टेस्ट करेंगे आगे? क्योंकि ये तो एक तरीके से ये एक इल्ज़ाम है, अब इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना। इंक्वायरी भी हो सकती है या मुख्तलिफ। अवैस इल्ज़ाम तो तब होगा जब जो साहब हैं वो खुद कन्फेस ना करें। आप वो वीडियो देख लें, वीडियो आपके पास भी होगी, नहीं तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। उसमें उन्होंने खुलेआम एतराफ़ किया कि मैंने 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाया, मैं FIR का क्या करूँ। उनको शिकायत पुलिस को ये थी, पुलिस से इनको ये थी कि जो किसी जगह पे मुबैना तौर पर धांधली हो रही थी, लेकिन कोई किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये कह रहे थे उनको कि हमने 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए। अब इलेक्शन में 20 करोड़ रुपए कैसे लग सकते हैं, या फिर क्यों लगाते हैं लोग, ये भी ज़रा सोचने वाली बात है। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास तो ना 20 करोड़ रुपए हैं, ना हम लगाना चाहते हैं। प्रॉब्लम है बहुत बड़ा कि कितना पैसा लगता है इलेक्शंस में। बिल्कुल। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा। एक तो ये जो महंगाई वाली बात है, देखें आतिफ खान साहब की वीडियो सामने आती है, वो कहते हैं भाई महंगाई का बहुत बड़ा मसला है। शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं कि जी महंगाई का मसला है। मर्दान में आप लोगों का जो है वो जो ANP का उम्मीदवार था वो मेयर मुंतखब होता है, तो उस पर जो आपके वफाकी वजीर हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं जी आतिफ खान जिम्मेदार हैं इसके। अब एक तरफ महंगाई और एक तरफ आपके अपने झगड़े, इनको कैसे रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? और क्या महंगाई जो है वो वाकई इसने एक रोल प्ले किया है आपके ख्याल में या नहीं? क्योंकि खान साहब कहते हैं, या वो तो कहते हैं कि जी सस्ता तरीन मुल्क है, और सस्ते तरीन मुल्क में महंगाई की वजह से हारना, ये भी अजीब सी बात है। देखें, 3-4 बातें ओवैस साहब आपने की है। एक तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि डिफीट इज़ ऑर्फन, विक्ट्री हैज़ मैनी फादर। तो बिल्कुल। जब शिकस्त होती है तो यकीनन एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठती हैं, और ये नेचुरल भी है। हमारी सबकी एफिलिएशन है, एक इमोशनल एफिलिएशन है तहरीक इंसाफ के साथ। हमें अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे ऐसे इश्यूज आएंगे तो हम यकीनन अफसरदा होंगे, और फिर अफसरदगी में ऐसी बातें होती रहती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो महंगाई का, मेरा अपना ख्याल ये है, बाकी वो मेरे सीनियर्स हैं आतिफ खान साहब, शौकत यूसुफजई साहब, मैं उनके साथ हम्बली यहाँ पे डिफ़र करता हूँ कि महंगाई जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के साथ उसका कोई वो नहीं है। दूसरा, मैंने ख़ुद देखा है, मेरी फैमिली ने कैंपेन की है, मेरे ऊपर तो पाबंदी थी, मेरी फैमिली ने कैंपेन किया, हम जहाँ पे भी गए हमें कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई कि महंगाई है या हम नाराज़ हैं इमरान खान से या हम वोट नहीं करेंगे। तो एक जो सबसे बड़ा इशू है वो यकीनी तौर पर आप जब हुकूमत में होते हैं तो लोगों के गिले शिकवे होते हैं। सिर्फ अगर मैं आपको छोटी सी न्यूज़ ब्रेक की तरफ हमें जाना है, उसके बाद आपकी तरफ दोबारा आते हैं। प्लीज स्टे विद अस, सॉरी टू कट यू आउट। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद KP के इलेक्शंस पे मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पर बात हो रही है। कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान साहब, हम बात कर रहे थे कि महंगाई वजह बनी या आपस के अख्तिलाफात, और महंगाई के हवाले से जो आप ओपिनियन दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि महंगाई का ये मसला है? नहीं, बल्दियाती इंतखाबात के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मैं वही आपको बात बता रहा था।
नेचुरली एक इनकम्बेंसी इशू ज़रूर होता है। जब आप गली मोहल्ले में जाते हैं तो लोगों के गिले शिकवे ज़रूर होते हैं। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, आप बड़े होते हैं, हमने ये चीज़ फील की है कि एक इशू हो सकता है, हमारे कैंडिडेट से लोगों को मसाइल हो सकते हैं, हमारे जो लोकल एरिया पे काउंसलर्स हैं, जो उम्मीदवार थे, उनसे लोगों को मसाइल हो सकते हैं। लेकिन नेशनल इश्यूज़ पे नेशनल इश्यूज़ जो है वो बल्दियाती इंतखाबात पे असरअंदाज नहीं होते। मैंने आपको एग्जांपल दी 2015 और 2018 की, उसमें 28 अजला में हमने सिर्फ 9 ज़िले जीते थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में। लेकिन आपने देखा कि फिर उन्हीं 28 अजला में हमारे MPAs आ गए 2018 में, क्योंकि वो नेशनल और प्रोविंशियल इश्यूज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं, लोकल इश्यूज़ जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है कि महंगाई का इतना ज़्यादा कोई हमें मसला नहीं था। हमने जो हमारी फैमिलीज़ ने कैंपेन की है, हमारे दोस्तों से हमें इनपुट्स आती थी, कोई इस तरह का इशू नहीं था। अच्छा, ठीक है, चलें। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, बाकी पार्टीज की जो सूरत हाल है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम पेशावर की बात करें तो जो आपने बताया जी 12,000 वोटों का फ़र्क है, जुबैर साहब को मिले 62,000 वोट। JUI वाले तो इस वक्त बहुत खुश हैं। मतलब पहले हम सिर्फ उन्हीं की बात कर लेते हैं कि हाँ, आप सब लोगों ने ये नैरेटिव बिल्ड करवाया था कि मौलाना फजलुर रहमान अब सियासत से आउट हो चुके हैं, तो अब लग नहीं रहा कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासत से आउट हुए हैं, वो कमबैक किया है उन्होंने शायद ये। देखें, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताता हूँ, हमारे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ था और है अभी भी। मेरे हलके में या जो सिटी का एरिया है, वहाँ पे ना इनके पोलिंग कैंप्स थे, ना इनकी कोई कॉर्नर मीटिंग्स हुई हैं, ना इन्होंने कोई कैंपेन की है, ना इन्होंने कोई डोर टू डोर मुहिम चलाई है। तो इस तरह का अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हमारे लिए था। जो आप बात कर रहे हैं मौलाना साहब की या JUI फे की, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इमर्ज करेगी तो नेशनल पार्टी या पीपल्स पार्टी इमर्ज करेगी। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, बट हमारे लिए इतना ज़्यादा इशू शायद ना हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म साहब जो है एक्टिवली सर्व कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे मसाइल नहीं होंगे। इनको जो दीगर जमातें हैं, जैसे आपने बात की नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, ANP की, इनको मुश्किलात अब आगे आएंगी। वो समझ रहे थे कि वो इमर्ज कर रहे हैं, वो शायद हमारी कंपटीशन में ना हो। हम अभी सीरियसली जो है इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे कि जो हमारी रियल ऑपोजिशन है उनको हमने टैकल कैसे। लेकिन सर, पेशावर में जो नंबर्स हैं वो तो ये नहीं कहते। पेशावर में आपके पास है 50,000 वोट, ANP के पास है 49,000 और पीपल्स पार्टी के पास है 45,000। तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं हुआ। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आप ये तीनों नंबर्स बता रहे हैं वो तो हमारी सर्वे के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही था कि हम अपने साथ टफ कॉन्टेस्ट में ANP को समझ रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल में हम ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से ज़्यादा लॉस जो है वो इन दो जमातों को हुआ है। ANP अगर इन हालात में इमर्ज नहीं कर पाई तो मेरे ख्याल से 2023 में ANP का कोई नामो निशान नहीं होगा। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड। और JUIF, उसके बारे में आप क्या कहते हैं 2023 में, PTI वर्सेस JUI? PTI वर्सेस JUI जो है वो, या PTI वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन, इज़ अ क्लियर कॉन्टेस्ट फ्रॉम द डे वन। हमारा नज़रिया, हमारा मंशूर, हमारी अप्रोच जो है वो अवाम के सामने है। बनिस्बत इनके हमने खैबर पख्तूनख्वा को या पाकिस्तान को उस पाकिस्तान की तरफ नहीं धकेलना जो इनका है। हमने किसी सूरत जो है फैनेटिज़म को नहीं प्रमोट करने देना। हमने पेशावर के लिए भी हम अफसरदा हैं कि पेशावर में अब यही 2002 से 2008 तक 2007 तक जो हुकूमत रही है, यहाँ पे ख़वातीन के चेहरों पे स्प्रे मले जाते थे, यहाँ पे कोई पेनाफ्लेक्सिस में कोई तस्वीरें नहीं लगा सकते थे ख़वातीन की, यहाँ पे मेकअप की दुकानें बंद हो गई थी, म्यूज़िक की दुकानें बंद हो गई थी। तो हमारा जो उनके साथ है वो तो क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उससे टोटली अवेयर हैं। हम जो है अब सीरियसली इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कामरान खान बंगश साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट पोल्स के हवाले से बात हो रही थी और 2023 के हवाले से भी उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस हल्की फुल्की कर दी हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको लाहौर की तरफ लेके चलेंगे। लाहौर में बड़ा एक अजीब सा वाक़या हुआ है हरासमेंट का, पुलिस कांस्टेबल के हवाले से। उसमें क्या तफसीलात हैं, सामने आई हैं अभी तक, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में लेडी पुलिस एहलकार को हरासा करने का वाकया पेश आया है, जहां सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात आसिया नामी लेडी पुलिस कांस्टेबल को 2 लड़कों ने हरासा किया। लेडी एहलकार ने पुलिस को इत्तला दी कि 2 लड़के उन्हें हरासा कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। अब ये वाकया क्या हुआ, वो ड्यूटी पर थी और उसके बाद कार्रवाई किस किस्म की गई है, इस पर हमें ब्रीफ करेंगे हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। जी वालेकुम अस्सलाम। हसनैन साहब, ये बताएं कि ये वाकया क्या था, क्या पेश आया, कैसे हरासा किया गया था लेडी पुलिस कांस्टेबल को? जी, ये जब से ग्रेटर इकबाल पार्क में एक टिकटॉकर का वाकया पेश आया था तो उसके बाद से जो है वो पुलिस की जानिब से हिरासगी के हवाले से काफ़ी सख्त जो है वो एक्शन लिया जा रहा था। और अब ये ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस की नफरी भी बढ़ा दी गई थी और साथ ही साथ जो मेल अहलकार थे उनके साथ लेडी कांस्टेबल्स को भी ग्रेटर इकबाल पार्क में तैनात किया गया था, क्योंकि दूर दराज से फैमिलीज जो है वो पार्क को विज़िट करने आती हैं, तो उसके लिए जो है वो वहाँ पर लेडी पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे। और ये जो लेडी पुलिस एहलकार थी ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी कि दोपहर के औकात में 2 जो नौजवान थे वो इसके पास आए और उन्होंने इनको हिरासत करने की कोशिश की, मुख्तलिफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनको जो है वो तंग करने की भी कोशिश की, जिसके साथ जो दूसरे मेल अहलकार दूर थोड़ी मौजूद थे उन्होंने जब ये वाकया देखा तो फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उन दोनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया और थाना लारी अड्डा पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद जो आसिया थी लेडी कांस्टेबल, उसकी मुद्दत में उनके खिलाफ दोनों के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार के बाद जो है वो मजीद तफ्तीश की जा रही है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डे था उसका रिमांड लेने की कोशिश की गई, लेकिन रिमांड 1 दिन का मिलने के बाद वो ज़मानत पर रिहा हो गए। और ऐसे ही बहुत से लाहौर में वाक़यात हैं और एक अभी भी 2 दिन पहले एक वाक़या ऐसा भी हुआ जिसमें जिना अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर को भी इसी तरह हिरासा किया गया। वो अपनी ड्यूटी से फारिग होकर जो है वो हॉस्टल की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर 2 नौजवान थे जिन्होंने लेडी डॉक्टर से नंबर मांगने की भी कोशिश की और उसके साथ साथ उनके साथ जो ऐसी ज़बान भी इस्तेमाल की जो कि नाजेबा थी, जिस पर उन्होंने 15 पर इतला दी, तो पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो जैसे जैसे पुलिस एक्शन लेती जा रही है तो ये वाक़यात जो है वो हाईलाइट होते नज़र आ रहे हैं और इसमें इनकी तादाद जो है वो अभी गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी, तो वैसे ये एक्शन फिर क्या होता है? अच्छा हसनैन, ये बताएं कि ये जो वाकया पेश आया जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिमांड और फिर रिमांड के बाद फिर उसके बाद तो जमानत हो जाती है, तो फिर इसके बाद अब क्या प्रोसेस है? ये तो रिहा हो के दोबारा से उन्हीं कामों में मुलव्विस हो जाएंगे जो काम इन्होंने किया था। जी बिल्कुल, ये एक कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये कानून जो है वो सिर्फ हिरासा करने पर एक मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इसका कोई कोई ऐसी सख्त सज़ा जो है वो किसी को अभी तक ना मिली है और मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट भी जो है वो किसी को मिलेगी, क्योंकि ये मुकदमा जब दर्ज होता है तो उसके बाद मुलजिम को अदालत में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद उसको जो है वो फौरी जो है वो एक तो ज़मानत हो जाती है। अगर रिमांड लिया भी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का रिमांड मिलता है, जिसके बाद जो मुलजिम है उसकी ज़मानत कंफर्म हो जाती है और कंफर्म होने के बाद फिर केस जो है वो लॉन्ग टर्म चलता रहता है और सालों केस चलने के बाद या तो वो वैसे ही मुद्दई पैरवी करना छोड़ देता है तो केस जो है वो अदालत से खारिज हो जाता है, या फिर वो वैसे ही मुलजिम को जो है वो उसका फ़ायदा पहुँचता है और फ़ायदा पहुँचने के साथ केस से वो वैसे ही बरी हो जाता है। तो उसके लिए सख्त कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुद्दई है, तो ये थे कौन, इनकी कोई शनाख्त है सामने आई है कि ये थे कौन ये लड़के? ये लड़के जो है वो इसी लारी अड्डा के जो मुल्हिका इलाका है, कच्ची आबादी, वहाँ के रहायशी थे और ये अक्सर यहाँ पर आते थे। और क्योंकि फैमिलीज़ ग्रेटर इकबाल में आती हैं, क्योंकि दूसरे शहरों से विज़िट करने के लिए भी लोग मीनार पाकिस्तान, शाही किला और बादशाही मस्जिद, क्योंकि एक ही जगह पे और उसी के मुल्हिका ही जो है ये ग्रेटर इकबाल पार्क है, तो उसको देखने के लिए दूसरे शहरों से लोग और फैमिलीज़ यहाँ पर आते हैं। तो वो उनको तंग करने के लिए और हिरासा करने के लिए ये ऐसे जो नौजवान है को मुल्हिका इलाकों से वो आ जाते हैं, लेकिन उनको है वो जब पुलिस जब से तैनात की गई तो ऐसे वाकयात में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। लेकिन ये जब लेडी कांस्टेबल के उन्होंने हिरासा किया तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं था, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। बिल्कुल ठीक है हसनैन चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस वाक़े से हमें आगाह किया। नाजरीन, एक वक्फ़ा लेते हैं। सिंध से सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या बात कर रहे हैं।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी बाहिम्मत खातून से। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हम देखते हैं ज़िंदगी में तो हम ये सोचते हैं कि इन लोगों का कद छोटा है, ये अपनी ज़िंदगी में क्या करते होंगे, लेकिन यकीन मानिए जिन लोगों का कद छोटा होता है उन लोगों की हिम्मत, उनके इरादे, उनके हौसले और उनके अज़ाइम वो सबसे बड़े होते हैं। और ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है आज। वो उनका नाम है फ़िज़ा सलीम। फ़िज़ा सलीम जो है उनका कद छोटा है, हाथ पाँव ज़ाहिर है वो सब आम लोगों से, आम लड़के से छोटे हैं, लेकिन सोच उनकी बड़ी है और उनका टैलेंट सबसे ज़्यादा है। फ़िज़ा तस्लीम, अच्छा एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है फ़िज़ा का। और एबटाबाद की जो ये फ़िज़ा तस्लीम है उन्होंने उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है, बच्चों को ये पढ़ाती हैं। इसके अलावा सिलाई करना, मेहंदी लगाना, नात ख़ानी करना और अदाकारी भी कर चुकी हैं। शिफा और सबा कमर के साथ इन्होंने अदाकारी की है। पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त टैलेंटेड एक्ट्रेस, और गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है टैलेंट हंटिंग में। और भी कुछ है तो बताइए आप। और आजकल जो है वो मैंने इनसे वैसे ही बाय द वे पूछा आजकल क्या कर रही हैं, कहती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा कैसी हैं? अल्लाहु अकबर, वाह, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ा ये बताएं कि ये सारा कुछ तो आपने किया, लेकिन ये जो जर्नी है आपकी, ये ज़रा आगाज़ कहाँ से हुआ, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, ये ज़रा लोगों को बताएं। पहले शुरू में मैं शुरू से चंचल सी थी ना, मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती थी कि कोई देख रहा है, कोई नहीं कर, कोई ऐसे देख रहा है, कोई क्या बोल रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं अफेक्ट करती। तो मेरे साथ मतलब हमारे घर में भी सारे स्कूल वगैरह जाएं तो मुझे भी शौक़ होता था कि मैं भी जाऊं, लेकिन हमारा थोड़ा मसला था कि हमारा घर थोड़ा ऊंचाई पे था, तो वहाँ से हमें चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मुझे मेरे अम्मी अब्बू वो उठा के स्कूल तक लाते थे और फिर वापस लेके जाते थे। तो बस मैंने जो चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं। जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी तो फिर मैंने किसी को देखा नहीं, फिर मैं उस चीज़ को सीखने की कोशिश की और करती गई बस। तो पहली एम आपने ज़िंदगी में क्या बनाई थी? जो पहला आपका ख्वाब या हमारा प्लान होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, वो पहली क्या चीज़ थी जो आपने सोची और फिर आपने कर ली? जब मैं नई एक बीमारी आई थी, कैंसर, तो उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बड़ी हो जाऊं, फिर मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगी और फिर वहाँ पे मरीज़ों का मुफ्त इलाज करूंगी। तो फिर बस जैसे जैसे आगे हालात चेंज होते गए, फिर मैं मतलब बिल्कुल सब चीज़ें चेंज होती गई। और फिर मैं आगे आहिस्ता इसी तरीके से मीडिया में आते तो अब मेरा मतलब बिल्कुल टोटली चेंज हो गई हूँ। अब बिल्कुल मतलब इस साइड से ये जो आपने कैंसर हॉस्पिटल का ख्वाब देखा था, ये आपके अंदर, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी एक इमरान खान वाली सोच मौजूद है। जी बिल्कुल। मैं मतलब घर में भी यही होता है कि आप क्यों ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ साहब सुन रहे हो? तो नहीं तो आप उनकी बिल्कुल शौकत खानम की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं। अच्छा ये बताएं फ़िज़ा जी बिल्कुल। अच्छा फ़िज़ा ये बताएं, ये आप क्या हर थोड़े दिन के बाद एक चीज़ को सीखने के बाद फिर नई चीज़ की तरफ चले जाती हैं? तो ये हर थोड़े दिन बाद नया डिसाइड करती हैं कि जी अब मैंने मेहंदी लगाना सीखना है, अब नात ख़ानी करनी है, अब मैंने अदाकारी करनी है। ये कैसे टारगेट बनाती हैं आप इतने सारे माशाल्लाह? एक चीज़ को लेके फिर मैं थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं दिल कर रहा होता है कि मैं कुछ नया डिफरेंट करूँ। तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। फिर मैं जब तक वो कर ना लूँ फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, करके फिर उसके बाद फिर नया टास्क। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़िज़ा थोड़ी देर के लिए आपको हम यहाँ रोकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। फिर नाजरीन आपकी फ़िज़ा से गुफ्तगू कराएंगे और जानेंगे भाई अदाकारी के एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे, वहाँ पे क्या रोल था, कैसे अदाकारी की, सबा कमर के साथ कैसा वक्त गुजरा। एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। फ़िज़ा तस्लीम से बात हो रही है, बल्कि बात क्या हो रही है, फ़िज़ा तस्लीम से हम मोटिवेशन ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं और सीख रहे हैं। जी फ़िज़ा अब बताइए, ये जो आप टारगेट्स बनाती हैं उसमें ये अदाकारी वाला टारगेट कब आया? ये बेसिकली मैं
9th 10th में थी तब मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ था कि मैंने भी किसी चैनल पे जाना है, कहीं पे मुझे कोई एक रोल मिल जाए, मुझे कैमरे के सामने आना है। फिर 2015 में आई थिंक कि 14 में इस तरह से मुझे कॉल आई थी कि हमें एक रोल के लिए बंदा चाहिए। मैंने कहा सही है, रोल क्या करना है, इस तरह से पूछा। फिर सारा मैं तो मतलब खुशी, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मैंने ना ही नहीं की, क्योंकि वो सबा कमर का था। तो फिर वहाँ से बस स्टार्ट किया, बस थोड़ा थोड़ा आप जहाँ पे मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं ना नहीं करती। तो ये सबा कमर वाला जो आपका एक्टिंग का एक डेब्यू हुआ आपका, उसके बारे में बताएं। सबा कमर के साथ मुलाकात हुई, उनसे गपशप लगी तो कैसा? नहीं, मेरा थोड़ा उनसे हाँ, मेरा तो उन्होंने नहीं पूछा सबा कमर ने। जी पूछ रहे हैं अवैस कि मेरा तो नहीं पूछा सबा कमर ने। नहीं, उन्होंने नहीं पूछा। वो जब मुझसे बात करी तो फिर मेरे अलावा लोगों को कुछ नजर नहीं आता ना। अल्लाह, अवैस आपको मिल गई है अब ये सामने से जवाब आने वाला। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, छा गई फिजा, छा गई। थैंक यू। वो तो बहुत पहले से छा गई थी। और क्या, ये तो आप काम आए हैं, वो तो छाई हुई है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो मेरा रोल जो था वो दिन के टाइम पे था, तो उनका नेक्स्ट डे था, उस दिन उनकी छुट्टी थी, तो वो आई थिंक कराची गई। लेकिन सेम प्रोजेक्ट में? हाँ, सेम थी। तो आपका रोल क्या था उसमें? मैंने ब्राइड का मैंने कैरेक्टर किया था। अच्छा। तो वो एक बूढ़े शख्स के साथ उसकी शादी करा रहे होते हैं, तो वो सबा कमर उसको रोकती है। तो दुल्हन वुल्हन आपको बनाया उन्होंने? हाँ। अच्छा, और डायलॉग वायलॉग थे? नहीं, वो मतलब खामोशी थी। ठीक है, बोलती तो आप वैसे बड़ा अच्छा है, तो मुस्कुराती भी ज्यादा है। उस वक्त तो नहीं मुस्कुरा रही थी जब बुजुर्ग से आपकी शादी हो रही थी? वो मुझे कह रहे थे, बार-बार मुझे डायरेक्टर बोल रहे थे कि आप थोड़ा गुस्से में देखें, आप थोड़ा गुस्से में देखें। मैंने कहा मैं कैसे गुस्सा करूं, मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। तो बहुत मुश्किल से मैंने मतलब अपना चेहरे से। तो आप जरा शिफा को गुस्से में देख के बताएं, शिफा को देखें गुस्से में। नहीं, वो इतनी प्यारी सी स्माइल इतनी प्यारी है, तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। जो सवाल पूछो वैसे पहले वो हल्का सा एक स्माइल देती है आपकी तरफ देख के, फिर वो जवाब देती है। इनसे मैं ये चीज नोट कर रही हूँ, बड़ा मुझे मजा आ रहा है वैसे। लेकिन ये बताएं फिजा के, अच्छा बाय द वे एक और बात, एक्टिंग की क्वालिटी जज कर रहे हैं ना फिजा? हाँ, आपकी एक्टिंग की क्वालिटी जज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जरा शिफा की तरफ जरा गुस्से से जरा देख कर अपनी अदाकारी के जौहर तो दिखाएं। ऐसे दिखा रही हैं वो, वैसे दिखा रही हैं। अब ये तो डिपेंड करता है उनको मुझ पे किस बात पे गुस्सा आया है, उसके हिसाब से एक्सप्रेशन चेंज होगा उनका। बिल्कुल, गुस्सा किस नौयत का है ना, ये भी पता चलना चाहिए। तो अगले वैसे आपके क्या प्लान है फिजा? अभी तो बेसिकली इतना खास कोई प्लान नहीं किया, लेकिन ये है कि मैंने बहुत आगे जाना है। मैंने एक नाम बनाना है अपना, ताकि जो डिसेबल पर्सन भी घर में बैठे हुए हैं और जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग, उन सब के मतलब उन सब के लिए इंस्पिरेशन बनना है मैंने। सही है। और वो इंस्पिरेशन आप किस तरह से बनने के ख्वाब? अच्छा, ये बड़ा आइडिया है आपका, बहुत बड़ा टारगेट है। अब ये कैसे होगा इस पर हम बात करेंगे। शिफा, मैं एक चीज़ पूछ लूँ इनसे कि बहुत मरतबा वो लोग जो ज़रा डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको मुख्तलिफ सलाहियतें दी होती हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, वो थोड़े से डिप्रेशन में आ जाते हैं। लोग उनको देखते हैं तो वो बस ज़िंदगी से बेजार होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप उसके बिल्कुल बरक्स हैं, बिल्कुल अलग। आप फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। तो ये एनर्जी कैसे आती है आपके अंदर? और कभी आपके ऊपर भी क्या कोई ऐसा फेज आया था जब आपको किसी की कोई बात बुरी लगी और आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत गलत कह दिया इसने, फिर कैसे आपने उसका मुकाबला किया? अभी आपको ये बात मैं सुनी तो मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं 9th में थी जब, तो मैंने एक लिखा था अखबार में देने के लिए ना, एक मजमून सा लिखा था मैंने, छोटा सा। तो वो मैं देने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में से एक बंदा आया। तो मेरे साथ मेरे एक टीचर थे, सर इरफान, बहुत अच्छे इंसान है, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। तो वो आया, वो मुझे मेरी तरफ यूँ मतलब हकारत की नज़र से मुझे यूँ पैसे दे रहा है। तो मैंने कहा नहीं, यूँ करके मैं आगे चली गई हूँ ना। तो वो इस चीज़ को मैंने नोट ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया था। वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने कहा किस चीज़ का? कि वो तुम्हें वो बंदा इस तरह से बोल रहा था। मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। तो फिर वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो लेते हैं, कहते हैं कि ये बंदी किसी चीज़ को, इस तरह की किसी चीज़ को सर पे नहीं सवार करती। और अगर आप कह रहे थे कि मुझे लोगों की बातें डिसाइड नहीं करती हैं, बहुत करती हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड आता है, आधा घंटा 10 मिनट, कुछ इस तरह से बात पे डिपेंड करता है।
तो उसके बाद फिर मैं वैसे ही हंस रही होती हूँ, खिलखिला रही होती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं होती, कह दिया ठीक है, कह दिया। या जो इंस्टीट्यूशंस जहाँ आप गई हैं पढ़ने, वहाँ पर इस किस्म के रवैये ज़्यादा नजर आए आपको, या जब आप स्कूल वैसे बाहर होती हैं, किसी इदारे में जाती हैं प्रोफेशनल किसी काम के लिए, वहाँ पर ज़्यादा नजर आता है? किस किस्म के माहौल में ज़्यादा इस किस्म के रवैये आपको मिलते हैं? मैंने शुरू से ही नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा है, पूरे स्कूल में एक में अलग मतलब दिखती थी, तो मैं हर माहौल में मैंने ख़ुद को एडजस्ट किया। मैंने कभी किसी को इस तरह से फ़ील होने नहीं दिया कि कोई मुझे इस तरह से कोई बात करे। तो जैसे वो होते थे मैं उनके साथ बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से बात करती थी। तो फिर उन्होंने कभी इस तरीके से लिया ही नहीं है कि हम इसको कुछ बोलें। सहेली थी आप? हाँ, मैं लड़कों के साथ लड़का और लड़कियों के साथ लड़की, इस तरह से सबके साथ मिक्स चलती थी। मैं कभी किसी को मौका ही नहीं दिया, मैं मौका देती ही नहीं हूँ। जी, दोस्तियाँ आराम से हो जाती हैं? बहुत, मैं फ्रेंडली माहौल में बहुत फ्रेंडली हूँ मैं। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपका नज़र आ रहा है। मैं देख रही थी विजुअल हमारे पास ओवैस चल रहा है, ये सिलाई कर रही हैं आप? हाँ जी। सिलाई भी कर रही थी, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो मेहंदी है ये तो बड़ा मतलब नफीस किस्म का डिज़ाइन काम, ये कैसे लगाती हैं आप? मैंने कभी सीखी नहीं है। मुझे कोई कहता है कि मुझे मेहंदी डाल दो, मैं कहती हूँ आप मुझे डिज़ाइन बता दो, तो वो देख के तो फिर मैं उसको मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करती हूँ। तो अक्सर मेरी एक कज़न है, वो मुझे कहती है पता नहीं तुम मुझे कब मेहंदी लगाओगी। मैंने कहा लगाऊंगी, थोड़ा टाइम दो। बुकिंग नहीं मिल रही भाई, इनकी बुकिंग नहीं मिल रही, मसरूफ चल रही है। कभी उसके पास टाइम नहीं होता, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, कभी बिल्कुल ही टाइम नहीं होता कि वो उस टाइम पे बोलती है कि फिर टाइम नहीं होता। तो इस वजह से फिर वो सेम टू सेम वो कहती है तुम जैसा देख रही हो बिल्कुल वैसा कॉपी कर रही हो। तो मैं स्केचिंग में भी इसी तरीके से ही निकालती हूँ। तो मेरे आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपका शेड्यूल क्या होता है पूरे दिन का भाई? शेड्यूल मेरा आजकल तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, क्योंकि मैं कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं मैंने। तो उसमें फिर साथ में फिर घर में आके घर के थोड़ा काम, फिर साथ में सिलाई वगैरह किया। कौन से कोर्सेज? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के, तो इस तरह से। सही है। और कभी पढ़ाने वगैरह का भी कुछ है इरादा? शुरू में किया था, लेकिन वो बच्चों को थोड़ा सा रोब वाली टीचर चाहिए होती है, और मुझे तो बच्चों के साथ आपको तो हंसी आ जाएगी, आपको तो पप्पू बना लेंगे। नहीं, एक तो मुझे हंसी आ जाती है और दूसरा मुझे बच्चों के साथ इतनी ज्यादा होती हूँ कि मैं किसी को डांटूं फिर मेरा दिल खफ होने लग जाता है। फिर वो बच्चे फिर कहते हैं ये ठीक है टीचर, ठीक है। फिर इसलिए टीचिंग वाली साइड में नहीं जा रही। बिल्कुल ठीक है। अवैस, आपके पास कोई और सवाल है? हम दिल पर पत्थर रख के इनको अल्लाह हाफिज कहें। मैं तो इनसे इंस्पायर हो गया हूँ, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे इनके अंदर इतनी ज़िंदगी भरी हुई है, कैसे इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है। अल्लाह ताला इनकी एनर्जी को हमेशा इसी तरह रखे। और फिजा, बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं आपके, आपने और बस सोच लें कि क्या टारगेट बनाना है, बस फिर उस टारगेट के हम आपको बुलाएंगे। बिल्कुल, मैं ये सोच रही हूँ कि अवैस का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुला लें इनको, शिफा अपने पास बुला लें भाई। मैं यही तो बता रही हूँ, आपका उस चीज़ से ताल्लुक नहीं है। मैं खातून हूँ तो मेरा उससे ताल्लुक है। ईद के होते हैं हमारे बड़े प्रोग्राम्स, और जब हम प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे होते हैं तो जाहिर है ईद पे मेहंदी भी लगानी लाजमी होती है। तो हम आपसे टाइम लेंगे, हम आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे। नहीं, बुलाएंगे नहीं, हम आपसे टाइम अपॉइंटमेंट लेंगे, उसका आपकी बुकिंग बाकायदा कराएंगे, फिर आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे। ये तो हमें पता है कि आपकी बुकिंग नहीं मिलती। एंकरिंग करने के लिए भी तैयार हूं। बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह फिजा, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। जबरदस्त भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू। और मेरा नाम शिफा है, लोग अक्सर मुझे भी फिजा कहते हैं, जिनको समझ में नहीं आता नाम क्या है तो वो भी मुझे फिजा कहते हैं। फिजा, शिजा, ये नामों का मेरा बनता है, तो इसलिए आपका नाम और मेरा नाम एक जैसा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फिजा, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको ज़रा लेकर चलेंगे फ्रांस में मिल रहे हैं जी कोविड के फेक कार्ड सर्टिफिकेट्स। वहाँ पे भी घपले होते हैं भाई। फ्रांस चलेंगे ब्रेक के बाद। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। फ्रांस में जाली कोविड वैक्सीनेशन कार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को। ये सारा माजरा क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। फ्रांस के सहाफ़ी जनाब यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम जी यूनुस साहब, ये बताइए कि ये जो जाली कोविड वैक्सीनेशन कार्ड चल रहे हैं फ्रांस में, ये क्या मामला है, क्या माजरा है?
देखिए, फ्रांस में बहुत से अफराद ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और इस हवाले से ये लोग मुख्तलिफ डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से कुछ जाली वैक्सीनेशन कार्ड हासिल करते हैं। जबकि कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो दोस्तों के जो कोविड बार है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस में अगर आप सोशल लाइफ, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, सिनेमा घर जाते हैं, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो आपको कोविड बार दिखाकर ही अंदर जा सकते हैं। इसके हवाले से यहाँ पे 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वजारत दाखिला ने बात की थी कि कोई 1,20,000 के करीब जाली जो ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन तो नहीं की हुई है, लेकिन जाली सर्टिफिकेट के साथ ये ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ सोशल मकामात पर भी जा रहे हैं, कि जो कि लोगों की ज़िंदगी के लिए इंतहाई खतरा है। और इस हवाले से फ्रांसीसी जो हुकूमत है वो इंतहाई सख्त इकदाम कर रही है। सही है, लेकिन यूनुस साहब ये बताइएगा कि ये पता कैसे चला कि लोग ये जाली कार्ड जो है लेकर बाजारों में फिर रहे हैं? देखिए, इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो है जो कि यूरोप या फ्रांस से बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो वो उसके हवाले से भी जब वेरिफिकेशन हुई है तो बाद में ये पता लगा कि ये जाली थी। और ऐसे अफराद जो कि जिन्होंने वैक्सीनेशन तो नहीं की हुई है लेकिन वो मुख्तलिफ मकामात पर जाली बार दिखाते रहे। नवंबर में एक डॉक्टर यहाँ पे पेरिस में पकड़ा गया, जिस एक ही डॉक्टर ने 220 के अफराद के करीब लोगों को जाली जो ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया था। इस वक्त वो ज़ेरे हिरासत में और जेल में, उसके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही है। इसके अलावा भी 600 से 700 से अफराद के खिलाफ तफ्तीश जारी है, जिसमें 100 अफराद को इस वक्त सजाएं भी हो चुकी हैं। तो ये मुख्तलिफ वक्तों में जो पिछले 2-3 महीनों में ये चीज़ें डेवलप होती रही हैं, लोग इस पर काम करते रहे और अब वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत फ्रांस इस हवाले से संजीदा है, क्योंकि ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन तो नहीं करवाई हो लेकिन वो जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जो बाहर पे रहे हैं, ये लोगों की ज़िंदगी के लिए रिस्क है और इसमें 5 साल तक की सज़ा भी मैक्सिमम हो सकती है। तो इस हवाले से ये चीज़ें मीडिया में भी आती रही है और यहाँ पर ये चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं। इसके बाद वजारत दाखिला ने एक फाइंडिंग मशीन बनाया, यहाँ पे इसके हवाले से इंक्वायरी की गई है और उसमें ये बताया है कि 1,10,000 से 1,20,000 तक ऐसे अफराद हैं जिनके पास जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स कितने तक के मिल जाते हैं, क्या कीमत चल रही है वहाँ पर इनकी? देखिए, यहाँ पे जो बताया जाता है ये 200 यूरो से लेकर 500, बाज़ जगहों पे 1000 यूरो तक भी दी गए हैं। और इसमें भी ये 2 किस्म की नौयत इसकी 2 किस्म की, एक वो जिनमें डॉक्टर और तबी अमला मुलव्वस हो तो उसकी जो कीमतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और हुकूमत का कहना है कि ऐसे जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पकड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ऐसे भी होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने वैक्सीनेशन करवाई है लेकिन उसने अपने दोस्त को वो बार कोड भेज दिया ताकि वो रेस्टोरेंट, सिनेमा घर में जाए और वो दिखा के वो अंदर दाखिल हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप सोशल लाइफ इसके बगैर नहीं कर सकते। तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो ये है कि जो डॉक्टर की तरफ से, तभी अमला की तरफ से इशू होता है, उसमें 200 से लेकर 1000 यूरो तक प्राइस लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यूनुस खान साहब, आप फ्रांस से हमें अपडेट कर रहे थे जाली कोविड वैक्सीनेशन कार्ड्स के हवाले से। नाजरीन, ये घपले दुनिया में हर जगह होते हैं और हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि बाहर इंटरनेशनल स्टोरीज़ करने का मकसद ये है कि आपको बताएं कि नाउमीदी जो है वो ना रखें अपने दिल में, दिमाग में। एक दिन पाकिस्तान भी उन ममालिक की तरह तरक्की करेगा जिनका कि हम सारे ख्वाब देखते हैं। बस अपना अपना किरदार, अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है और करप्शन को, हर किस्म की करप्शन को हर लेवल पे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर भी एक ख़ास किस्म की करप्शन मौजूद है और वो ये होती है कि कोई नहीं देख रहा, चलो कर लेते हैं, किसी को क्या पता लगता है, चलो कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम सब करते हैं और किसी न किसी मौके पे हम सब किसी न किसी की चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो दुनिया में खैर, बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि दुनिया में भी धोखा, फरेब, गबन और ये जो 2 नंबरी है, 10 नंबरी है, 10 नंबरी तक की सारा सामान पूरी दुनिया में मौजूद है। वैसे आपके 2 सेंट्स इस पे क्या है?
इस पे 2 सेंट्स यही है कि देखें वही बात जो आपने कर दी, वही मेरी बात थी कि अपने आप को दूसरों से कमतर ना समझें, हकीर ना समझें। आपको बताया जाता है कि आप बुरे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में बुरों का होना आपकी बुराई को जस्टिफाई नहीं करता। आपके अंदर जो बुराई है वो अपने गिरेबान में झांकना हमारी जिम्मेदारी है, उसको कम करें और फिर अपने आप को आगे बढ़ाएं। बस यही है मामला। बिल्कुल सही है। तो नाजरीन, एक छोटा सा हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कुछ सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से, जो हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, उनमें जो डेटा की ब्रीच होती है या हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। अवैस के लिए ये टॉपिक इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अवैस का बैकग्राउंड बैंकिंग से भी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस किस्म की जो चीज़ें हैं बनाने, डेवलपिंग, ये सब चीज़ों से भी है। मेरा उससे खैर कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए अवैस के लिए ये टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। खुद भी बात करने का बड़ा शौक हो रहा होता है उसको और वो चाहता है लोगों को भी पता चले। तो इसके हवाले से अवैस को मैं पूरा फोरम दे दूंगी कि अवैस लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दुनिया भर के कंप्यूटर्स को इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा लाहक है। वो खतरा क्या है यह हमें बताएंगे मोहम्मद उमर साहब, जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमर साहब, ये बताइए कि ये जो इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रीच का जो मसला है, ये कितना खतरनाक मामला है, क्या मामला है ये? अंदाज़ा कीजिए कि ये पिछले 10-20 साल की जो इंटरनेट की हिस्ट्री है, ये उसका सबसे सिवियर सिक्योरिटी ब्रीच है। दुनिया में अरबों डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इसी तरह इंटरनेट फॉर्म करता है, यानी कि आपकी डिवाइस मेरे से कनेक्टेड है, मेरी डिवाइस यूके में कहीं से कनेक्टेड है, गूगल से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट बेसिकली इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच आई है, ये 3 अरब डिवाइसेस को अफेक्ट करेगी और अभी हमारी टेक्निकल टर्म्स में इट्स कॉल्ड ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी का ये मतलब है कि अभी तक इसका फिक्स अननोन है। तो इस चीज़ का हैकर्स जो हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। कई ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे उन्हें हैक करने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा करें कि जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, जो आपके एजुकेशन सिस्टम्स हैं, इवन बैंक्स हैं और एयरलाइंस हैं, तमाम आईटी सिस्टम्स, उनके डेटा सेंटर्स में जो सर्विस पड़े हुए हैं। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है, ये लोगों के अंदर किस तरीके से, लोगों के सिस्टम के अंदर किस तरीके से हो रहा है? मतलब किसी गेम के थ्रू है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू है, किसी वेब पेज के थ्रू है? क्योंकि कुछ गेम्स वगैरह के भी नाम आ रहे हैं। कैसे एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है? जी बिल्कुल, सिंपल टर्म्स में ये है कि आप एक्सेस कर सकते हैं रिमोट डिवाइसेस को। आप यहाँ से बैठे हुए दुनिया की किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और बड़े सिंपल अंदाज में। उसके लिए आपका कोई प्रोफेशनल हैकर होना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा। 2-3 स्क्रिप्ट्स आप लिखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में और आप दुनिया का कोई भी सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं log4j इन टेक्निकल टर्म्स। log4j एक लॉगिंग मैकेनिज्म है जो कि प्रोग्रामिंग के दौरान हर प्रोग्रामर लिखता है, लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं था कि जो log4j का जो एक लाइब्रेरी है उसके अंदर लूप होल मौजूद है एंड यू कैन एक्सेस एनी सिस्टम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये जो गेम्स वगैरह खेलते हैं लोग, इनमें भी खतरा है कि आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, उसके भी थ्रू एक्सेस मिल जाता है? अच्छा, गेमिंग में ना ये एक ट्रेडिशन रही है कि आप गेमिंग में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। कई दफ़ा आपने 2-3 स्टेजेस अगर जंप करनी है तो आपके पास चीट कोड्स होते हैं, इस तरह के शॉर्टकट्स होते हैं कि आप एक स्टेज से जंप करके चौथी स्टेज पे चले जाएं, आपको सफ़र ना तय करना पड़े। तो गेमर्स का माइंडसेट ये होता है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हैक्स। तो ये चीज़ जो एक्सपोज हुई है, ये उसी एफर्ट के दौरान एक्सपोज हुई है। जो माइनक्राफ्ट की गेम थी जिसमें somebody was trying to hack something और उन्होंने देखा जी कि log4j के थ्रू दे कैन एक्चुअली गेट इनटू अ सर्वर एंड डू मैनी थिंग्स। वहाँ से पता चला कि जी log4j तो दुनिया की 13 अरब डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड है। इसका मतलब है अगर मैं ये हैक कर सकता हूँ, मैं दुनिया का कोई भी सिस्टम हैक कर सकता हूँ। तो ये 13 अरब डिवाइसेस में जो इंस्टॉल है, इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है? अच्छा, ये आपका अच्छा सवाल है एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अगेन सॉफ्टवेयर की टर्म्स में हम कहते हैं कि लूप्स होती हैं, या आप समझेंगे जैसे एक लेयर्स बनी होती हैं। तो एक लेयर को हटा के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लेयर तक भी log4j हो सकता है। तो अगर आप मैनुअली उसे अनपील करना भी चाहें कि एक लेयर को करके, सो इट्स गोना टेक यू एजेस। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो चलती रहेंगी, इस पर हम आपसे मज़ीद भी डिस्कशन करते रहेंगे कि ये अब किस तरह से एक आम यूज़र ख़ुद को सिक्योर और सेफ़ रख सकता है इस किस्म के डेटा ब्रीचेस से या सिक्योरिटी ब्रीचेस से। आज के लिए इतना ही नाजरीन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद उमर, आपने वक्त निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।